अगली दफा ग्राफिकली हम सामने लेके आएंगे ताकि और भी क्लियर तस्वीर सामने आए। बहुत शानदार ढंग से 261 सीटें जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, और उसमें से कई सीटों पर कांग्रेस, 52 सीटों पर कांग्रेस तो जीती हुई है। और लेकिन उसके अलावा कुछ जो सीटें हैं उन सीटों की बात और डर यहीं से, जो शुरुआत में भी जो मैं अपनी बात जब रख रहा था कि जहां भी आमने सामने की लड़ाई है वहीं परेशानी है बीजेपी को। और बीजेपी चाहती है, जो बात अभी प्रशांत टंडन जी भी रख रहे थे, बीजेपी चाहती है कि आमने सामने की लड़ाई ना हो, वहां 3-4 और पार्टियां खड़ी हो जाएं। और अगर 3-4 पार्टियां खड़ी होती हैं तो ये जो 80 और 20 का नमूना यहां पेश करने की कोशिश होती है वो थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाई देता है, उसमें बीजेपी बाजी मार जाती है। क्या आगे भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तय मानिए आप, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये जो डूबती नाव है उस पर जो सवार हैं अब वो धीरे धीरे छोड़कर जब भागने लगे, जब जहाज डूबता है तो जो चूहे हैं वो सबसे पहले भागते हैं, जहाज पे चूहे भी होते हैं, वो भागते हैं। तो अभी चूहे निकलना शुरू हुए हैं धीरे धीरे धीरे। कैप्टन तो बेचारा आखिर तक, अगर फिल्म आप लोग टाइटैनिक देखे हो तो आप लोगों को याद होगा। खैर, लेकिन आना चाहता हूँ पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। और दीपक जी, आप चूंकि छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और हमारे एक साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मध्य प्रदेश में बैठे हैं, इनके पास आऊँगा तो और भी तस्वीर क्लियर होगी, जो जिस तस्वीर की बात यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे थे। आपसे समझना चाहता हूँ, यहाँ जिस तस्वीर में जो हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सेफ है इस बार छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के लिए, लेकिन उसको नेशनल, उसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक, एक जो मीनू जैन जी जैसा कह रही थी कि कर्नाटक का रिजल्ट अगर इसके विपरीत होता तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन कर्नाटक का रिजल्ट न सिर्फ जैसी सोची गई थी वैसा है बल्कि उससे बहुत बेहतर है। मतलब कांग्रेस ने जैसा सोचा होगा उससे बहुत बेहतर है। कांग्रेस के लोग भी 120-130 तक ही अटकते थे, 130 के ऊपर है, अपने आप में बहुत बेहतर तस्वीर नजर आ रही है। इसमें आप किस रूप से देखते हैं नेशनल, राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, आने वाले समय में विपक्ष को और बीजेपी को? जी राजीव जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूं उसके पहले मैं आपकी अनुमति से हमारे सारे दर्शकों और पैनलिस्टों को, हमारे पूरे देशबंधु और डीबी लाइव के परिवार को बधाई देता हूं और ये खुशी की खबर शेयर करना चाहता हूं कि लगातार दूसरे मत अप्रैल 2023 में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के यूट्यूबर्स हैं उसमें डीबी लाइव जो है प्रथम स्थान पर फिर से आ गया है, जो हम सब के लिए, मुझे लगता है हम सबके लिए उपलब्धि है। और आपको विशेष रूप से बहुत बधाई कि आपने इस मुकाम तक डीबी लाइव को पहुंचाया है। और हमारे दर्शकों को भी मैं इस अवसर पर आपके परिवार के सदस्य के रूप में इंश्योर करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के पक्ष में हम सदैव खड़े रहेंगे। इस देश का जो संविधान है उसके लिए हम हमेशा बेधड़क अपनी आवाज उठाएंगे और हम पूरे देश को एक खुशहाल और बहुत अच्छा देश बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। राजीव जी, ये मैं अपनी ओर से इंश्योर करता हूं, अपने पैनलिस्टों से भी। हम सब जानते हैं कि हमारे सारे पैनलिस्ट भी यही, ऐसा ही एक देश चाहते हैं जहां धर्मनिरपेक्षता हो, लोकतंत्र जीवित रहे। राजीव जी, अब पहले मैं छत्तीसगढ़ पे आऊं कि छत्तीसगढ़ में जो देखिए कि आपने कर्नाटक की बात की, छत्तीसगढ़ से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी यहां भी हर रोज कुछ न कुछ ऐसे नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने एक गोठान योजना है, गोठान योजना में यह है कि बहुत ही बेहतरीन योजना भूपेश बघेल ने लाई थी, जिसके अंतर्गत लगभग 10,000 से अधिक गांव में सारे गांव की गायों को रखने की व्यवस्था की गई है। अब वहां जगह जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं और गोठान के भ्रष्टाचार को उठाने की, कथित भ्रष्टाचार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक सफल योजना है। हालांकि पिछले कुछ समय से आप जान रहे हैं कि यहाँ पे ईडी और आयकर के जो अधिकारी हैं ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पे लोगों के यहाँ छापे भी मारे जा रहे हैं, कुछ लोगों को जेल में डाला गया है। भूपेश बघेल चिट्ठियां तक लिख चुके हैं कि हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप इस भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल का भी नाम लीजिए। और ये कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी आया है। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास इश्यूज का बड़ा अभाव है। उसका कारण ये है
कि कर्नाटक में उन्होंने देख लिया है कि ध्रुवीकरण और ये जो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं, उन भावनात्मक मुद्दों को अब जनता स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने दो बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पुलवामा जो है, पुलवामा ने 2019 का चुनाव मोदी को जिताया है, लेकिन पुलवामा ही जो है 2024 का चुनाव जो है बीजेपी को हरा देगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अडानी को अगर मोदी ने छेड़ा, अदानी को अगर मोदी ने छेड़ा तो अदानी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खा जाएगी। इसका अर्थ यह है कि बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के अपने जो लोग हैं वो हाथ खड़े कर लेंगे और वो अदानी और पुलवामा का जो मुद्दा है उसमें मोदी के साथ कतई खड़े नहीं होंगे। जिस अभी हम बहुत सारा सुन रहे हैं, हालांकि इसके पहले मोदी खुद कह चुके हैं कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। लोग भूल जाएं, मैं तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। जहां तक इसी बात को शाह ने कहा है कि जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं कि तीसरी बार जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नड्डा भी कह चुके हैं। तो सर टाइटेनिक की जिसका आपने उल्लेख किया, देखिए टाइटेनिक में कुछ संगीतकार थे। जब टाइटेनिक डूब रहा था तो वो संगीत बजा रहे थे, तो नड्डा और शाह जो है वही संगीतकारों की भूमिका में है। वो ध्यान बटा रहे हैं, लोगों का साहस बढ़ा रहे हैं कि भाई मेरा म्यूजिक सुनो, अभी हम डूबने नहीं जा रहे हैं। तो उनका डर, उनका खौफ जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का, ये दो बड़े संगीतकार जो है ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मुख्य सदस्य, ये संगीत बजाकर उनका दिल बहला रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बेहतरीन संगीत के बाद भी टाइटेनिक जो है वो डूब गया था। अल्टीमेटली उसे कोई नहीं बचा सका था। तो ये जो चीजें हैं, ये दूसरी बात और जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक अब जो इसमें तो एक खुशी की बात यह है कि अब जो विपक्षी एकता हो रही है वो किसी ईडी या जांच एजेंसीज या किसी आईटी के डर से नहीं हो रही है। ये मुद्दों पर आधारित एकता हो रही है और ये बहुत ही सब्सटेंशियल तरीके से उभर कर सामने आ रही है। लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, लोगों की उत्सुकता उसमें नजर आ रही है, जुड़ने की उत्सुकता नजर आ रही है। जो लोग अभी हैं वो तो ठीक है, और जिन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसके भी ऐसा लगता है कि उसके भी एक अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरी बात कि पूरे देश में विपक्षी एकता जो आगे बढ़ रही है वो जो है वो एक मुद्दों पर आधारित सामाजिक न्याय सशक्तिकरण के आधार पर चल रही है। अब लोगों को ये चीजें महसूस होने लग गई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं वहां पे उनके वादों का क्या हुआ, और कांग्रेस की सरकारें जहां पर है उनके वादों का क्या हुआ। अगर आप देखें तो लोगों के सामने स्पष्ट जो है वो अंतर सामने आ चुका है। कर्नाटक में पहले ही कैबिनेट में जिस तरीके से इसके निर्णय ले लिए गए, आज से हम 4-5 साल पहले जाए जब जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, बिल्कुल पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए। उसके बाद और बहुत सारी जो योजनाएं लाई गई, तो वो सारी योजनाएं जिस तरीके से सफल हुई हैं, ये अब लोगों के सामने धीरे धीरे आ रहा है। और वैसे भी लोगों की जो बदहाली है, देश में जो आर्थिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, उसके कारण अब लोगों को पता चल गया है कि आर्थिक मुद्दे जो है वो कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्षी एकता जो है वो जब आगे बढ़ेगी तो भावनात्मक मुद्दे जो है वो दरकिनार कर दिए जाएंगे, और लोग जो है अगले एक वर्ष में जो 3-4 राज्यों में और जो भारतीय जनता पार्टी की अगर पराजय होती है तो आप जान लीजिए कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा कठिन होगा। राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। 2024 का चुनाव किसके लिए कठिन, किसके लिए आसान या सबके लिए मुश्किल, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, और समझने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब की बार ये जो 300 के पार का जो नारा था, 303 के पार का नारा दे रहे हैं अमित शाह, क्या सचमुच 303 के पार अब की बार या बेड़ा पार? समझने